व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने कंप्लीट करा बेटा जी हमारा चैप्टर नंबर 3। अभी हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज की तरफ। इसको भी हम लोग 2 ही पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मे बी 3 पार्ट्स, बट हमारा ये चैप्टर भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज इस चैप्टर में मेनली आप सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हो। तो देखते हैं कौन कौन सी सर्विस सेक्टर में व्यापार होते हैं, कौन कौन से लोग सर्विस प्रोवाइडर्स बनते हैं, कैसे कैसे काम होता है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग चैप्टर के साथ, जिसमें सबसे पहले यही है कि गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क क्या होता है। देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। जब भी आप पैसा देते हो और उस पैसे देने के बदले में आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मिलता है, टेंजिबल का मतलब है कि आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, आप उसको उसकी एग्जिस्टेंस फील कर सकते हो, तो वो एक गुड है ना। बट सर्विस आपको दिखाई नहीं देती, यू कैन ओनली फील। सर्विस आप टच नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो, ये एक सर्विस ही तो है। आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आप उसको फील कर पा रहे हो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये घड़ी खरीदो, ये माइक खरीदो, ये कैमरा खरीदो, तो ये सब आप देख भी रहे हो, टच भी कर रहे हो, हर चीज़ पॉसिबल है, ये गुड्स हैं। तो क्या है हमारे पास, देखो सर्विसेज आर दोज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, यानी आपको सब जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया एक टीचर कैसे पढ़ा रहा है, दूसरा कैसे पढ़ा रहा है। इसेंशली इंटेंजिबल होगी। मेरा पेन कहाँ गया भाई। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप देख नहीं सकते हो उसको। दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, बस हमारी वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। जैसे अब तुम्हारा पेपर होगा, तुमने वीडियो देखी, वीडियो तुम देखोगे पढ़ोगे तो तुम अभी पूरे साल स्कूल जाते हो, बट पढ़ोगे तो यहीं से, है ना। तो अब होगा क्या, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार कल पेपर में मुझे ये करना है, तो बस आज पढ़ लूँ, है ना। एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। जरूरी नहीं है कि वो लिंक्ड ही हो किसी प्रोडक्ट की सेल के साथ, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे अब गुड्स जब हम देखते हैं तो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना होता है कि मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो एयरफोन भी लोगे, चार्जर भी लोगे, तो पूरा कॉम्बिनेशन बना है ना, एक की सेल दूसरे के साथ लिंक्ड है। सर्विस में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। गुड्स क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकल प्रोडक्ट्स विच आर डिलीवर्ड टू अ बायर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है और एक फिजिकल प्रोडक्ट सेलर किसको देता है, बायर को देता है। ये गुड्स है। अब हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो बेटा जी याद कर लो I5, ठीक है। हम क्या याद रखेंगे, I5 सर, I5 का मतलब 5 I है। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सबसे पहला I क्या है सर, सबसे पहला I है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी सर्विसेज की हम बात करते हैं, सारी ही सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब आप देख नहीं सकते, चाहे कोई बैंकिंग सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। बिटवा पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट। आप उसको यार टच कैसे करोगे, आप उसको बस फील कर सकते हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। डॉक्टर का ट्रीटमेंट, एंटरटेनमेंट, भाई इंटरनली हैप्पीनेस आ रही है ना, उसको टच कैसे करोगे कि भैया एक मैंने कपिल शर्मा का शो देखा तो उससे कितनी खुशी हुई, पकड़ के देखूं, ऐसा तो नहीं है ना, इंटेंजिबल। दूसरा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो सर्विस है वो हर बार चेंज होती है। सर्विस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। कंसिस्टेंट नहीं हो सकती का मतलब कि सपोज मैंने पिछले साल यही चैप्टर पढ़ाया, तो तब उस टाइम पे जो चल रहा होगा मैं उसके हिसाब से कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मेरे दिमाग में आसपास की सराउंडिंग्स के हिसाब से क्या है, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट। सर्विसेज कभी कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी सेम नहीं हो सकती। अब मैगी लेने के लिए जाओ, सालों से भैया वही टेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मैगी में, हम लोग बचपन से वही खा रहे हैं। तो गुड्स कंसिस्टेंट होते हैं, सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट, है ना। देखो क्या लिखा है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विस प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू चेंज देयर ऑफर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। तीसरा क्या होता है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जहां सर्विस का प्रोडक्शन होगा और कंजम्पशन होगा वो एक साथ होगा।
वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि सपोज डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, तो अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, इमीडिएटली डॉक्टर आपको देखेंगे, आपको कंसल्ट करेंगे, वहीं सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, वहीं कंजम्पशन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया डॉक्टर ने पहले देखा था और 10 दिन बाद आप जाके ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, 10 दिन बाद आपका डिफरेंस फील हो रहा है। नहीं, बीमार तो मैं आज हूँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मुझे आज ही चाहिए। तो ये ऑनर से बेसिकली अलग नहीं करी जा सकती, ये इनसेपरेबल है। अभी यहीं पे सर्विस प्रोड्यूस होगी, यहीं पे आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब सपोज आपकी क्लास में आपको स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, लीव टेक्नोलॉजी असाइड, इस वीडियो को साइड में रखो, वैसे सोचो आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपने अपने माइंड को निकाल के टीचर की टेबल पे रख दिया, ठीक है भैया फीड होता रहे, मैं तो 10 दिन बाद इसको अपने माइंड में बटन दबाऊंगा और चल पड़ेगा। नहीं है ना, वहीं टीचर ने पढ़ाया, वहीं सर्विस प्रोड्यूस हुई, वहीं कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्विसेज आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का क्या मतलब होता है? इनसेपरेबल का मतलब होता है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सीम्स टू बी इनसेपरेबल। नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 होता है बेटा जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस से क्या मतलब है? इन्वेंट्री लेस से मतलब है सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी की कोई सर्विस लेनी है तो आपको आज ही लेनी पड़ेगी, राइट नाउ, अभी ही लेनी पड़ेगी। द सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। आप उसको सेव नहीं कर सकते हो। वही वाली बात है, मैंने अपने माइंड वाली बात बताई कि मैंने कोई सर्विस लेनी थी, मैंने दिमाग निकाला, दिमाग निकाल के टीचर की टेबल पे रख दिया और वहाँ बटन दबा दिया कि सेव होता रहे डेटा, डेटा सेव हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है। भाई नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। उनका कोई इन्वेंट्री नहीं होता। आप सर्विस को इमीडिएटली नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है, आप देखो सपोज गुड्स है, आपको मैगी खानी है, कोई भी ले आए आप खा सकते हो, बट अगर आप बीमार हो तो आपको ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आपको ही स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा होगा अपने पापा को बोलो, पापा जरा आज स्कूल चले जाना, मेरा मन नहीं है, पढ़ के आ जाना, आगे मुझे पढ़ा देना। चलेगा क्या? या मम्मी को बोलो, मम्मी आज मैथ्स कम में ना एक ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है, वो मेरा मन नहीं है, आप प्लीज़ जाओ ना, आप प्लीज़ स्ट्रेट लाइन्स प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ, आके समझा देना। ऐसा नहीं चलेगा ना, तुम्हें सर्विस चाहिए, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Involvement of customer in the service delivery process is the most important feature. Opportunities given to the customer to bring changes in the service according to his her requirement. यानी कस्टमर अपने हिसाब से बोल सकता है सर्विस प्रोवाइडर को कि यार मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर। ठीक है सर, क्या डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस? देखो 5 पॉइंट तो वही I5 लिख देना। I5 का मतलब एक टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है, एक कंसिस्टेंट है, एक इनकंसिस्टेंट है, एक इन्वेंट्री हो सकता है, एक नहीं हो सकता, एक ऑनर से अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता, एक में ऑनर का इन्वॉल्व होना जरूरी है, एक में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। टाइप, गुड्स होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब बच्चों सेम तरीके के होते हैं, सेम चलते हैं। लेकिन सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती हैं, अलग अलग होती हैं। सेम बुखार का इलाज अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से करेगा, सेम टॉपिक को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, तो हेट्रोजीनियस है ना, सही है। लेकिन किताब तो सेम है, तो होमोजीनियस। नेचर, गुड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और सर्विसेज एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। डेफिनेशन मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज के ऊपर बता दी थी, तो सेम लिख देना, ठीक है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट गुड्स और सर्विसेज में। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारे पास? कितने प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं? 3 प्रकार की हो सकती हैं। बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, जो कोई भी सर्विस कोई भी बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उन सबको हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। सर जैसे आपका कोई भी बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी इस तरीके का सर्विस जो व्यापार के लिए हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस सर्विसेज। देखो लिखा है, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। दूसरा सोशल सर्विसेज। सोशल आप समझते हो सामाजिक, जो NGO सर्विसेज दे रहे हैं, सोसाइटीज, अल्टीमेटली लोगों को, कस्टमर्स को नहीं, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके से। कोई आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है,
राइट। कोई आप लोगों ने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चल रही है, तो ये सब क्या है, ये सब सोशल सर्विसेज हैं, ये बिजनेस सर्विसेज नहीं है। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली फॉर अचीविंग सर्टेन सोशल गोल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जैसे सपोज मुझे कहीं घूमने जाना है, दैट इज माई पर्सनल सर्विस, कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, टूरिज्म हो गया, है ना, मुझे माउंटेन्स पे जाके रेस्ट करना है या मुझे बीच पे बैठ के एंजॉय करना है, तो पर्सन टू पर्सन, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सर्विसेज। देखो लिखा है पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, राइट। दीज सर्विसेज आर नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर, अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिक्रिएशन, रेस्टोरेंट्स, ये सब हमारी पर्सनल सर्विसेज में आती है। तो कितने प्रकार की सर्विसेज हो गई, BSP, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ रहा है बच्चों बिजनेस सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हो, बिटवा को, ये भी आपने शुरू में ही पढ़ ली थी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अब सर हमें इनमें से डिटेल में कौन कौन सी पढ़नी है, हमारे सिलेबस में डिटेल में कौन कौन सी है, तो बेटा सबसे पहले तो इसको मार्क करो, इंश्योरेंस 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में अभी तुम्हारा पेपर लीक कर रहा हूँ, हाफ ईयरली का भी, फाइनल का भी, तुम्हारे पेपर में 100% प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आ रही होंगी, कर लेना, और बड़े नंबर में आ रही होंगी, 4 नंबर 6 नंबर, अभी समझाऊंगा, देखो बहुत बढ़िया तरीके से। बैंकिंग हमें पढ़ना है अच्छे से, इंश्योरेंस हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा हमें बस थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो हमारे सिलेबस में, CBSE सिलेबस में जो मेजर चीज़ें हैं, मैं अपने सामने ही सिलेबस खोल के बैठा हूँ, तो सिलेबस में आपको मेनली बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, पोस्टल सर्विसेज, मेल्स, स्पीड पोस्ट, कोरियर, तो ये 3 चीज़ें आपको मेनली पढ़नी है। दिस इज़ योर सिलेबस जो हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हम जल्दी से फटाफट बैंकिंग के साथ। सर बैंकिंग क्या है, अब देखो बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो बैंकिंग सेक्टर एक वो सेक्टर है जो हमारा सारा फाइनेंस देख के चल रहा है ना, पूरा फाइनेंस हमारा कौन मैनेज करके चलता है, हमारा बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग में 2 प्रकार के बैंक्स होते हैं, एक वो जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है और एक वो जिनमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती। जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है ना बच्चों, उनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। कमर्शियल मतलब जितने भी, जिनसे आप पैसा जमा करते हो, जिनसे आप लोन ले सकते हो, पब्लिक डीलिंग वाले। और एक उन सभी बैंकों का भी बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो से इंडिया में है RBI। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI। सेंट्रल बैंक डील करता है या तो बैंक्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक डीलिंग सेंट्रल बैंक नहीं करता। बट बैंकिंग है क्या, देखो बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले तो अगर आपको पैसा जमा करना है तो बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन देगा, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। जो आपका पैसा जो आपने जमा करा है वो बैंक अपने पास थोड़ी रखता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है, उससे पैसा कमाता है, तभी तो आपको इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको सेविंग डिपॉजिट्स पे 3.5-4% इंटरेस्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि बैंक आपके पैसे को और 10 जगह इन्वेस्ट करता है, वहां से और ज्यादा कमाता है, उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज आपको दे देता है। ये बैंक्स का बिजनेस है, समझे। तो बैंकिंग में एक्सेप्टिंग होगा, लेंडिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम द पब्लिक। रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल का मतलब जब आप डिमांड करोगे आपको वापस दे देगा आपका पैसा। और अदरवाइज एंड विड्रॉन बाय, चेक से निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। बैंक है क्या, एक इंस्टीट्यूशन जो क्या करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लैंडिंग फंड्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं, 4 तरीके के बैंक्स होते हैं बच्चों। कमर्शियल बैंक्स जो मैंने आपको बताया जिससे पब्लिक डीलिंग होती है। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होते हैं जैसे शिवालिक बैंक है ना, जो क्या होता है, कुछ लोग मिलके एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी उस बैंक को चलाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गया, या एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए नाबार्ड वगैरह हो गए, स्पेशलाइज्ड एक पर्पस के लिए है। चौथा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है, जो सभी बैंकों का बैंक है, सबके पापा, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा बैंक, हर देश में एक होता है। ठीक है, पक्का। 4 चीजें आ गई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, आओ जी 1 on 1 चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स कौन से होंगे। कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस
ध्यान रखना, जो किसमें डीलिंग करेंगे, पब्लिक डीलिंग करेंगे, लोगों के साथ डील करेंगे। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस गवर्नड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी परफॉर्म टू फंक्शंस, दो मेन इनके फंक्शंस हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लेंड करना, लोन देना टू एंड बाय पब्लिक, पब्लिक को पैसा देना, पब्लिक से पैसा लेना, यही इनका मेन काम होता है। दो तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक बच्चों वो बैंक होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। पीएनबी, एसबीआई, आप देखते हो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरीके के बैंक्स, राइट। these are those in which government has major stake, mainly सरकार का स्टेक होता है, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया ये। और प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इसमें आ जाते हैं। देन कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। दीज आर मीन्ड इसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, ये मेनली अपने मेंबर्स को ही चीप क्रेडिट देते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा आते हैं बच्चों स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जो मैंने आपको बता ही दिया। दीज आर फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, जो किसी ना किसी यूनिक नीड के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड बैंक्स बोला जाता है। सेंट्रल बैंक, ये तो सभी का बैंक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल, रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। और सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये आपसे जरूर पूछ सकता है। जैसे बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक का मतलब बच्चों सभी बैंक्स का बैंक यही है, ठीक है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक भी यही है, अगर गवर्नमेंट को पैसा जमा करना है, जैसे आपका खाता कमर्शियल बैंक में होता है ना, सरकार का खाता सेंट्रल बैंक में होता है, ओके। करेंसी अथॉरिटी, सारे के सारे नोट यही इशू करता है, जितने भी आप करेंसी देखते हो, 1 रुपए के नोट को छोड़ के, याद रखना 1 रुपए का नोट सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता, बाकी सारे नोट्स कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। और सिक्के भी नहीं करता, कॉइन्स भी नहीं करता। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लें, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लें, तो पता होना चाहिए तुम्हें कि 1 रुपए के नोट और सारे कॉइन्स ये सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी बाहर का डॉलर है, दिरहम है, कोई भी करेंसी है बाहर की, वो सब किसकी कस्टडी में होती है? सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होती है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और स्टैब्लिश कब हुआ था? याद रखना 1935। आरबीआई 1935, हमेशा इसको बोलो, ठीक है। जब भी आप डेट्स लिख के आओगे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर खुश हो जाएगा कि आप बच्चा होशियार है। सही है, हमारे बच्चे वैसे ही सारे होशियार हैं कॉमर्स वाले। आओ जी, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन तो होता है बेटा, आप पैसा जमा कराने जाओ, जमा हो जाएगा, सबसे पहला काम तो यही होता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी आपको अगर पैसा जमा करना है तो आप आराम से डिपॉजिट करा सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है कितने प्रकार की डिपॉजिट्स होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी देयर, कितने तरीके की डिपॉजिट्स हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है आपके पास सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारे समझाता हूँ। सबसे पहले तो सेविंग डिपॉजिट समझो, नाम में ही है सेविंग डिपॉजिट का मतलब कि आप पैसा जमा कर रहे हो सेविंग करने के लिए। यूजुअली हाउस होल्ड्स का ये अकाउंट होता है, जैसे कोई इंडिविजुअल है, सैलरी वाला पर्सन नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। ये अकाउंट है पैसा सेव करने के लिए। तो इसके अंदर याद रखना बच्चों, सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं। इसके अंदर आप ये नहीं अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, नहीं चलेगा। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर तक की ट्रांजैक्शंस हैं, अनलिमिटेड नहीं है, राइट। दूसरी बात, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 3.5% से 4% के आसपास इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घूमता रहता है, ना ज़्यादा होता ना कम होता, समझे। और इसका पर्पस सिर्फ पैसा सेव कराना होता है हाउस होल्ड को। चेक फैसिलिटीज़ में मिलती है, चेक बुक मिलती है, आप आराम से चेक काट के दे सकते हो।
Usually small investors and salary people have savings account. In saving account there are certain restrictions on the number of transactions. However, deposit can be made any number of times. जमा जब मर्जी जितनी बार मर्जी निकालने की restrictions होती हैं. दूसरा करंट अकाउंट. करंट अकाउंट बच्चों बिजनेसमैन का होता है. समझो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होता है. इस पे आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि इवन बैंक आपसे चार्जेस ले लेता है समटाइम्स करंट अकाउंट ऑपरेट करने के. रीजन बीइंग बैंक आपको इसमें फैसिलिटी दे रहा है, मल्टीपल जितनी बार चाहो जमा करो, जितनी बार चाहो निकालो. तो इसके अंदर बैंक बोलता है देखो हमारा काम बड़ा है तो हम चार्जेस तो लेंगे. तो जो हमारे पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में याद रखेंगे बेटा जी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड होती है. एक बिजनेसमैन इसको यूज करता है क्योंकि बिजनेस में पैसा 100, 200, 500, 1000 बार आता है, 100, 200, 500, 1000 बार जाता है. तो एक आम आदमी, एक हाउस होल्ड के पास करंट अकाउंट नहीं होता क्योंकि यार उसका कुछ मिलता भी तो नहीं ना उसे, जीरो इंटरेस्ट. बिजनेसमैन की तो रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए ही वैसा खाता जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड हो, इसीलिए उसकी मजबूरी भी है. ठीक है. तीसरा होता है बच्चों एफडी. एफडी आप सबने सुना होगा, इसके अंदर 2 ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं. इसमें आपको कोई चेकबुक नहीं मिलती, आप चेक नहीं काट सकते एफडी अकाउंट से. रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा. इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें 3.5% के आसपास होता है. एफडी में 6-7% के आसपास होता है. आजकल तो और भी ज़्यादा चल रहा है. तो एफडी में क्या होता है, आपने एक फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा जमा कर दिया, इसीलिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं. फिक्स टाइम के लिए सर मतलब 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल. यहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, एक जमा कराते टाइम और एक तोड़ते टाइम. आपने फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया ना कि यार 5 साल बाद लूंगा मैं अपना पैसा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा मिलता है एफडी में. समझे. नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, नहीं आरडी है उससे पहले. आरडी में क्या होता है सर, देखो आरडी है रेकरिंग डिपॉजिट. रेकरिंग का मतलब बार 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 बार. अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका पैसा जुड़ जाए लेकिन वो एक बार में जमा नहीं कर सकते, तो उनके लिए आरडी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है. आरडी में बैंक बोलता है कि भैया आपने अगर 200 रुपये की आरडी कर दी तो हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट में से हर महीने 200 रुपये काट लिया करेंगे और एक जगह जोड़ते रहेंगे. कुछ टाइम के बाद, मतलब जितने भी साल की आप आरडी करोगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपको उतने टाइम के बाद एक बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाएगा. तुम सोचो ना 200, 400, 500 रुपये की आरडी लोग कर देते हैं, वैसे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, बट खाते में से अगर कटते रहें तो पता भी नहीं चलता. तो इस तरीके से लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं और उनके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम आरडी बोलते हैं. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के बराबर, एफडी से थोड़ा बहुत कम और सेविंग से ज़्यादा. ठीक है. लास्ट होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, एमओडी. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है, आप बैंक को बोलो कि भैया मेरे अकाउंट में जैसे ही 1 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस जाए तो प्लीज़ उसको एफडी में कन्वर्ट कर देना. तो बैंक क्या करेगा, आपकी 1 लाख की लिमिट सेट कर देगा. अब आप जब भी उस 1 लाख से ऊपर पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, सपोज आपके अकाउंट में अभी 90,000 है तो वो सेविंग ही रहेगा. 95 हो गए, 1,05,000 हो गए तो बैंक इमीडिएटली 5,000 हटा के एफडी में डाल देगा. अब 1,08,000 हो गए, बैंक इमीडिएटली 8,000 हटा के एफडी में डाल देगा. यानी इस अकाउंट में जो आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा वो 1 लाख रहेगा. उससे कम है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा है तो निकाल के वो एफडी में जमा होता रहेगा और आपको इंटरेस्ट बढ़िया मिलता रहेगा. इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट. तो देखो क्या लिखा है, अंडर दिस अकाउंट डिपॉजिट ओवर अ स्पेसिफाइड लिमिट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू देयर डिपॉजिट्स. हेंस वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट. टर्म का मतलब टाइम डिपॉजिट यानी एफडी. तो 5 तरीके के डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, एमओडी. ठीक है. इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ये पहला फंक्शन है बैंक्स का, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना. दूसरा होता है बच्चों लोन देना. दूसरा जो मेजर फंक्शन होता है बैंक का वो लोन देना होता है. सर लोन, अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो तो वो लोन प्रोवाइड भी बैंक आपको करता है. सर कितने प्रकार के लोन्स होते हैं, देखो ओवरड्राफ्ट होता है. ओवरड्राफ्ट मेनली होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आपने निकाल लिया, सपोज आपने कोई चेक वेक दिया. ओवरड्राफ्ट सबको नहीं मिलता बच्चों, सिर्फ रिस्पेक्टिव रिलायबल कस्टमर्स को मिलता है बैंक के, वो भी करंट अकाउंट होल्डर्स, बिजनेसमैन लोगों को मिलता है. उनका चेक डिसऑनर नहीं होता, बाउंस नहीं होता, बैंक अपने हिसाब से पे कर देता है. सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख है और मैंने गलती से 1,05,000 का चेक काट दिया तो जनरली तो ये बाउंस हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे खाते में पैसा ही नहीं है इतना. बट अगर मेरा करंट अकाउंट है, मैं बैंक का एक रिस्पेक्टिव अच्छा कस्टमर हूँ, तो बाउंस नहीं होगा. बैंक मेरा बैलेंस -5,000 दिखाएगा, चेक क्लियर हो जाएगा. वो जो 5,000 एक्स्ट्रा था ना वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है. कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट बच्चों शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कुछ समय के लिए हमें मिल जाता है
और तीसरा होता है ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स का मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले चलते थे, अब आजकल तो चलते नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम चलते हैं, ना के बराबर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बैंक एक बिल आपसे लेके, आपसे कुछ चार्जेस लेके एक लोन दे देता है। सपोज बिल में लिखा था कि मुझे पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, मुझे किसी से पैसा लेना है, उसने मुझे लिख के दिया हुआ है बिल पे, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद वो मेरा पैसा देगा। मैं आज बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा यार 3 महीने बाद आप ले लेना ना प्लीज़, मुझे पैसा आज दे दो, तो बैंक मुझे कुछ चार्जेस काट के वो पैसा दे देगा, तो वो भी तो बैंक ने एक तरीके का लोन ही दिया, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल्स। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बैंकिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ई बैंकिंग। सर व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग का मतलब ये है कि पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, आज बैंक आपके घर में है। सर बैंक हमारे घर में कैसे? मतलब तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई लोन लेना है, कोई कार्ड एक्टिवेट करना है, कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है, कोई पेमेंट करनी है, क्या सब आज इंटरनेट बैंकिंग से हो जाता है? इसी को हम ई बैंकिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज ई बैंकिंग सर? ई बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र, कोई भी बैंक का यूज़र विद अ पीसी, उसके पास पीसी होना चाहिए, आजकल तो लैपटॉप, अब तो मोबाइल बैंकिंग भी है, मोबाइल पे होता है, एंड अ ब्राउजर कैन कनेक्ट विद द बैंक टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द बैंकिंग सर्विसेज। सभी बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर। किसी ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ, अपना लैपटॉप खोलो, अपना बैंक का जो लॉगिन आईडी है वो डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, सारा काम आप खुद कर सकते हो। ऑल द सर्विसेज दैट द बैंक हैज परमिटेड आर डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू, एनी सर्विस कैन बी सेलेक्टेड एंड बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, ऐसी सर्विस है जो बैंक ने दी है, विच अलाउ कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से या पीसी से, अपने घर बैठे हुए। पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक आपकी जेब में लेके घूम रहे हो, आप कितने बड़े आदमी हो गए हो, समझे? आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ई बैंकिंग के सर क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बच्चों? सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आप फटाफट क्विकली चेक कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने होगा। 24/7 आपके लिए बैंक खुला हुआ है। पहले पॉसिबल नहीं होता था, बैंक बंद हो जाते थे, कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी जी, कल होगी परसों होगी। आजकल 24/7 आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 365 डेज, कोई संडे मंडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, जब करना है कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है कस्टमर कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस, हाउस और ट्रैवलिंग, घर में बैठ के, ऑफिस से ट्रैवल करते हुए कभी भी कर सकते हो। एक डिसिप्लिन बना रहता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप ट्रैक कर सकते हो एक एक अपनी ट्रांजैक्शन को, तो काफ़ी डिसिप्लिन बना रहेगा, अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है। बैंकों को क्या फ़ायदा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बैंक बोल सकता है भैया हम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा बैंक नहीं करता, हमारी सर्विसेज ज़्यादा बढ़िया हैं। यानी आप अपनी वेबसाइट पे अपने हिसाब से सर्विसेज अलग कुछ कस्टमर को ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, कम्पीट कर सकते हो। अनलिमिटेड नेटवर्क होता है बैंक का, यानी इसका मतलब पहले बैंक्स कस्टमर तक सिर्फ अपनी ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट कर सकते थे, जहाँ ब्रांच नहीं वहाँ बैंक ग्रो ही नहीं कर सकता था। अभी ब्रांच की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन आप कहीं तक भी पहुँच सकते हो। जिस शहर में लोगों के पास बैंक की ब्रांच नहीं है, उस शहर में भी लोगों ने खाते खोल लिए ऑनलाइन, चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, है ना। जो बर्डन था ब्रांचेस के ऊपर वो कम हो गया, लोग कम आने जाने लगे, लोगों ने सब कुछ घर से अडॉप्ट कर लिया। तो ये बच्चों बेनिफिट होते हैं बैंक को, ऊपर वाले बेनिफिट हो रहे थे कस्टमर को, ई बैंकिंग के ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास इंश्योरेंस, इसको करते हैं अगली क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एंड फिर हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।